कल पढ़ा था एक्सटर्नल कन्फर्मेशन और 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का एक क्वेश्चन है छोटा सा, 2 मिनट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 ये है ऑटम 21 का, और नॉर्मली उसने हर अटैम्प्ट में थोड़ा थोड़ा कन्फर्मेशन को जिक्र किया हुआ है। रिसेंट अटैम्प्ट्स में तो बड़े फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। इसमें लिखता है जी कि यू आर, क्वेश्चन नंबर 7, यू आर द ऑडिट सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ टेट्रा मिल्क लिमिटेड। योर ऑडिट टीम मेंबर हैज़ ड्राफ्टेड बैलेंस कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट टू सेंड टू अ मेजर कस्टमर। क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। वो कहता है इस कन्फर्मेशन में शॉर्ट कमिंग्स बताएं। तो कस्टमर्स नेम एंड एड्रेस दिया हुआ है, डियर सलमान, शायद ये है इस कंपनी के लेटर हेड के ऊपर। ठीक है, ये पहले बात होती है कि कंपनी के लेटर हेड के ऊपर होता है और डायरेक्टली ऑडिटर को भेजनी होती है ये कंफर्मेशन, जिसको ये डिस्पैच की जा रही है। तो इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वेस्ट ऑफ आवर ऑडिटर आबिद अली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये हमारे ऑडिटर हैं, टेट्रा पैक का ऑडिट कर रहे हैं हम, आबिद अली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इस लेटर में वो लिखा है कि इन अकॉर्डेंस विद रिक्वेस्ट ऑफ आवर ऑडिटर आबिद अली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, we ask that you kindly confirm your indebtedness to us, which according to our records amounted to 45.6 million as shown by the enclosed statement. If the above amount is in agreement with your record, please sign in the space provided below. If the amount is not in agreement with your records, please notify us the amount shown by your records. तो सबसे पहला लूप होल इसमें क्या है? सबसे पहला लूप होल ये है कि कहा गया है कि काइंडली कंफर्म योर इंडेटनेस टू अस। तो लेटर हेड है टेट्रा पैक का, तो कहा गया कि हमें बताएं से मुराद मैनेजमेंट को बताएं। मैनेजमेंट को तो नहीं बताना होता, ऑडिटर को डायरेक्टली भेजना होता है। तो पहली वीकनेस तो ये होगी। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, द क्लाइंट हैज़ बीन आस्क्ड टू कंफर्म द बैलेंस, ठीक है, एंड नोटिफाई द डिफरेंस टू द ऑडिट क्लाइंट्स मैनेजमेंट। तो इसको इम्प्रूव कैसे करें? हमने कहा है कि आप वर्ड अस लिखने की बजाय कि हमें कंफर्म करें, अस लिखने की बजाय ये लिखें कि कंफर्म दिस डायरेक्टली टू आवर ऑडिटर्स, ठीक है। और ये आप कंफर्मेशन के अंदर ये लाइन लिखते हैं। ये वाली पहली वीकनेस हो गई। दूसरा, कहीं पे ये आपने बताया है कि ईयर एंड कौन सा है, किस साल का बैलेंस है ये, तो ईयर एंड भी आप बता दें। ये शॉर्ट कमिंग है। और इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप जहाँ पे अमाउंट लिखिए उसके साथ ये भी लिख लें कि ये अमाउंट है, ये फॉर द ईयर एंडेड दिस है, 45 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 है या 22 है या 23 है, पीरियड मेंशन कर दें। तीसरी चीज़ क्या है? आपने कहीं भी ये नहीं बताया कि इसको कहाँ पे भेजना है। कंपनी का नेम एड्रेस लिखा है, ऑडिटर का एड्रेस आपने जब डालना है तो आपने कहीं भी ये नहीं लिखा कि ऑडिटर का एड्रेस क्या है जिस पे भेजना है, क्योंकि ये कहा गया है कि डायरेक्टली ऑडिटर को भेज दें। तो एड्रेस नहीं लिखा गया, एड्रेस भी आप बता दें और इन्वेलप भी साथ अटैच कर दें, इन्वेलप के अंदर डाल के भेजें, ठीक है। और आपने ये तो कह दिया है कि इफ़ द अमाउंट इज़ नॉट इन एग्रीमेंट विद योर रिकॉर्ड्स, तो आप हमें बस बता दें। आपने बैलेंस कंफर्मेशन में ये नहीं लिखना कि अगर आपकी और हमारी अमाउंट मैच नहीं होती तो रिकन्सिलिएशन प्रोवाइड कर दें। तो ये बात भी आपने लिखनी है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, 4 वीकनेसेस इसमें मेजर थी। इस तरह कंफर्मेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के छोटे छोटे जी कहाँ तक? यहाँ तक, इधर तक, ये ठीक है, ये वाला बस ठीक है। ये वाइट बोर्ड इस पर कर दो, इस तरफ कर दें, ठीक हो गया। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल द सब्सटेंटिव प्रोसीजर। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस क्लास के अंदर कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स किसी एक हेड के और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इन दोनों को मिला के पढ़ें। इन दोनों को मिला के पढ़ने से आपको उस एरिया का टोटल फ्लो समझ आ जाएगा। जैसे आज हम करने लगे हैं इनकम स्टेटमेंट में कितनी चीज़ें होती हैं? इनकम स्टेटमेंट में होती हैं जी सेल्स, परचेजेस,
कॉस्ट ऑफ सेल भी कह सकते हो, परचेजेस भी कह सकते हो, क्योंकि उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट से होता है ना, तो वो वहाँ पे डिस्कस हो जाता है। सेल, परचेजेस और एक्सपेंसेस और पेरोल को अलहदा से डिफाइन किया जाता है, तो पेरोल भी है, ठीक है। अब इसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी और इसके सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी दोनों मिला के पढ़ें तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 अभी करते हैं ताकि आपको पता चले कि इसको कैसे लेके चलना है। तो आ जाएं, सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल के सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी और सेल के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी देखते हैं कि क्या है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है सेल का। अच्छा ये बताओ कि कंट्रोल्स बनाना किसका काम है? कंपनी का। उसके ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना किसका काम है? ऑडिटर का। सब्सटैंटिव प्रोसीजर अप्लाई करना किसका काम है? ऑडिटर का। तो अच्छा अब हम देखते हैं सेल का प्रोसीजर क्या है। सेल का सिस्टम चलता कैसे है, पहले तो ये देखते हैं सेल का सिस्टम कैसे चलता है। आपने कोई चीज़ सेल करनी होती है ना, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आपको क्योसी कस्टमर का ऑर्डर आता है, ठीक है, तो देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं। कस्टमर का ऑर्डर आता है कि जनाब मुझे फ़लाँ क्वांटिटी, उसमें क्वांटिटी मेंशन होती है, अमाउंट मेंशन होती है कि ये अमाउंट मैं पे करूँगा, ये क्वांटिटी है, मुझे चाहिए, इस रेट के ऊपर है, हम कहते हैं ओके। एक ये डॉक्यूमेंट आता है। इस तरह सेल का प्रोसेस चलता है। फिर क्या होता है? फिर हम उस चीज़ को अप्रूव करते हैं। कौन? मार्केटिंग वाले, है ना, जो बैठे हुए बंदे हैं। हम उस ऑर्डर को अप्रूव करने के बाद उस पर प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमसे वो कोई काम करवाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल ग्लव्स की बात कर रहे हैं, तो हमें ऑर्डर आ गया, हम फटाफट मार्केटिंग वाले उस चीज़ को आगे भेज देंगे प्रोडक्शन वालों के पास कि जनाब ये ऑर्डर आया, आप इसको चालू करना शुरू कर दें, मतलब इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें। फिर क्या होता है? फिर उसकी क्या होती है जी? लोडिंग डिटेल बनती है। जब वो बन जाता है सामान, हाँ, लोडिंग डिटेल बनती है कि जनाब ये सामान है, ये सामान है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? गुड्स डिस्पैच नोट बनता है कि जनाब हम ये सामान, इसको क्या कहते हैं? गुड्स डिस्पैच नोट से भी पहले एक और चीज़ बनती है, क्या? आउटवर्ड गेट पास। आपने अगर इस सामान को हमारी कंपनी से बाहर निकालना है तो गेट पास भी बनवाना पड़ेगा। फिर क्या बनाना है? फिर आपको बनाना पड़ेगा गुड्स डिस्पैच नोट, इसको GDN कहते हैं। और इससे भी पहले एक प्रोसेस ऐड हो सकता है, 5वां, इसको कहते हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट। आप अपनी क्वालिटी चेक करते हो उस चीज़ की कि जो मैं भेजने लगा हूँ, उस अभी तक जितना मैं चाहता था कि इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद गुड्स डिस्पैच नोट बन जाता है। फिर गेट पास की सामान रवाना कर दिया तो आपके पास से डिस्पैच हो गया, इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी साथ लग गई, GDN भी साथ लग गया, आपने भेज दिया तो फिर आपको सिस्टम में एंट्री भी करनी है। सेल्स का प्रोसीजर अकाउंटिंग कहती है जब आपने कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया है तो आपने सेल रिकॉर्ड करनी है। आपने ये चीज़ें भेज दी, उसने रिसीव कर ली, तो सिस्टम में आपने एंट्री करनी है, डबल एंट्री पास करनी है। सेल्स, डेबिट, रिसीवेबल, क्रेडिट। तो रिसीवेबल बुक कर रहे होते हो आप, ऐसी है ना, उस चीज़ से अगर कैश में सेल है तो कैश रिसीव कर लोगे। फिर क्या होगा? फिर आप थोड़े दिनों बाद उसको इनवॉइस भेज दोगे, उसको कहेंगे सेल्स टैक्स इनवॉइस, तो हमारा प्रोसीजर क्लोज हो जाएगा। फिर बस, तो ये काम होता है जी सेल्स के अंदर पूरा। ये कंपनी के सेल का होता है प्रोसेस। अब इसमें बताओ, इस प्रोसेस के अंदर कंट्रोल्स क्या होते हैं? कंपनी को क्या अच्छे कंट्रोल्स अपनाने चाहिए
कि ये सारा प्रोसीजर जो है वो एरर से और फ्रॉड से पाक रहे सेल्स का, तो कंपनी को क्या कंट्रोल्स बनाने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे कंट्रोल्स होने क्या चाहिए, या कंट्रोल्स के अंदर रिस्क क्या हो सकते हैं वो हमें पता होंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल्स को टेस्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात, जब कस्टमर ने ऑर्डर दिया, हो सकता है कि आपने उसको क्रेडिट पे सामान दे दिया हो विदाउट अप्रूवल या लिमिट चेक किए बगैर, ऐसी है ना, ये कंट्रोल है। इसको मैं कंट्रोल रिस्क भी लिख सकता हूँ। क्या कह सकते हैं हम कि यार जब भी कंपनी इस सारे प्रोसेस में अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, तो कंपनी को चाहिए कि कस्टमर्स को जब ऑर्डर आए तो उनकी क्रेडिट लिमिट चेक कर लिया करे कि जनाब हमने तो कहा था इसको 100 रुपये से ज़्यादा का उधार नहीं देना, तो अब ये 100 रुपये का उधार भी खड़ा है, 50 का इसका और ऑर्डर आ गया है, हमने कहा चलो दे देते हैं बगैर चेक किए। तो क्या अगर ये बेहतर कंट्रोल है तो कंपनी को अप्लाई करना चाहिए, और रिस्क क्या है कि ये कंट्रोल अप्लाई ना हो रहा हो। ठीक है, दूसरा रिस्क, हाँ, आपकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ना हो। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किस किस चीज में, हाँ एग्जैक्टली आपको हो सकता है कि ये सारे प्रोसीजर्स एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा हो, आउटवर्ड गेट पास भी बना रहा है, वो जीडीएन भी बना रहा है, उसको चेक करने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, या आप बेहतर तरीके से क्या कह सकते हो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को प्रोसेस कौन कर रहा है वो बंदा, और क्रेडिट लिमिट चेक कौन कर रहा है वो बंदा, और ये जीडीएन कौन बना रहा है, आउटवर्ड गेट पास कौन बना रहा है, ये बंदे डिफरेंट होने चाहिए। सेग्रीगेशन का मतलब है ये काम इनमें डिवाइड होना चाहिए, ये 3 डिफरेंट बंदे होने चाहिए, सारे काम में एक बंदा परफॉर्म ना कर रहा हो। अच्छा कंट्रोल ये है, रिस्क क्या है कि ये परफॉर्म ना हो रहा हो। सही है, आगे हो सकता है कि सीक्वेंशियली नंबर्ड डॉक्यूमेंट्स ना बन रहे हों। सीक्वेंशियली नंबर्ड का क्या मतलब है, 1 2 3 4 और 5 बीच में से मिस करके 6 नंबर, ये आपने नंबर सीरियल नंबर चलाया, ये बीच में से मिस कर दिया, और कस्टमर ऑर्डर का बीए में से भी 4-5 मिस कर दिया, आउटवर्ड गेट पास में से 5-6 मिस कर दिया, और इनवाइस में से 1-2 मिस कर दिया। अब बताओ किसको किससे मैच करें, किसी की इनवाइस नहीं है, किसी की लोडिंग डिटेल नहीं है, किसी का कस्टमर ऑर्डर नहीं है, तो सारी सीक्वेंशली नंबर्ड होने चाहिए। अच्छा कंट्रोल क्या है, सारे के सारे बीच में कोई सीरियल नंबर मिस ना हो, सारे आपस में मैच हों। रिस्क क्या है कि ऐसा ना हो रहा हो। ठीक है, आगे हो सकता है कि देखो सारी चीजें ना, इनमें से जो कुछ हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट बन ही रहा हो, आउटवर्ड गेट पास ना बन रहा हो, आउटवर्ड गेट पास ना बन रहा हो, ये भी रिस्क हो सकता है। ये सारे काम करना एक अच्छे कंपनी में कंट्रोल्स की अलामत है। और हो सकता है कि आउटवर्ड गेट पास, जीडीएन, लोडिंग डिटेल और इनवॉइस आपस में मैच ना हो, उस पर कोई और रेट लिखा हुआ है, उस पर कोई और क्वांटिटी लिखी हुई है आउटवर्ड गेट पास पे, जीडीएन पे कोई और लिखी हुई है, इनवॉइस पे कोई और लिखी हुई है, तो हमें समझ ही नहीं आएगा। अच्छा कंट्रोल ये है कि सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए आपस में। रिस्क क्या है कि ये मैच ना हो। अब इन सारों के अगेंस्ट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब आपने चेक करना ना, यहाँ तक तो सारा कंपनी का काम था जिसका हमें इल्म होना चाहिए। अब हमने काम करना है, हमने क्या करना है, हम चेक करेंगे कि ये चीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, चेक करेंगे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो रही है कि नहीं हो रही,
3 बंदे परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये टास्क, या एक ही बंदा ये सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैसे करेंगे? हम उस मैनेजर की जिसको ये क्रेडिट लिमिट अप्रूव करनी चाहिए उसकी ऑथराइजेशन चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। हम कंपनी से कहेंगे अपनी क्रेडिट लिमिट की लिस्ट लेके आओ, उसके ऊपर आपने क्या इस कस्टमर को इजाज़त दी हुई है कि इसको मज़ीद सामान दे दिया जाए, वो इजाज़त नामा चेक करेंगे। ठीक है, सीक्वेंशली नंबर डॉक्यूमेंट्स हों तो क्या करेंगे आप कुछ कस्टमर ऑर्डर्स लेके आएंगे, कुछ गेट पासेस मंगवाएंगे, कुछ इनवॉइसेस मंगवाएंगे और कुछ जीडीएन मंगवाएंगे। सबको देखेंगे क्या ये सीक्वेंशली नंबर्ड हैं कि नहीं। अब इसी तरह ही आप इस केस के अंदर और इस केस के अंदर सेम कर सकते हो। इसको देखोगे कि इनकी क्वांटिटीज, रेट और अमाउंट्स आपस में सेम हैं भी कि नहीं। तो बात पता हो तो परफॉर्म करना बड़ा आसान है। तो ये सेल है, प्रोसेस में सेल के कंट्रोल्स में क्या मसले हो सकते हैं और क्या हमें चेक करना है, ये है। तो मज़ीद 1-2 कंट्रोल्स आपको बताता हूँ जो आप याद रख सकते हो। जो सेल के अंदर आप एक क्वेश्चन भी आया है ऑटम 2021 में, उसने कहा है कि मेरे सेल के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं लेकिन वो आईटी कंट्रोल से रिलेटेड है। तो उसने कहा है कि सेल का सिस्टम चल रहा है, ऐसी क्वेश्चन आएगा आपको, सेल का सिस्टम चल रहा है सिनेरियो के अंदर, आप बताएं कि उसमें क्या मसाइल हैं। तो डेफिशिएंसीज निकालना आपके लिए आसानी हो जाएगी जब आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, अच्छा अब और मज़ीद क्या रिस्क हो सकते हैं? अच्छे कंट्रोल क्या हैं? खुद ही बना सकते हैं हम। क्या भला हो सकता है कि ये ना बना हो तो गुड्स डिस्पैच ही ना हुई हो, है ना। जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा आप कैसे पता चला कि सामान आपके प्रेमिस से बाहर निकल गया। और तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? गुड डिस्पैच नोट लाजमी बनाना चाहिए, सजेशन है। और आप चेक करेंगे कि सैंपल ऑफ जीडीएन, सैंपल ऑफ आउटवर्ड गेट पास मंगवा के उसके अगेंस्ट सामान निकल चुका है कि नहीं निकल चुका। ठीक है, इस तरह की चीज़। और क्या करेंगे? और आप गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर हु डू नॉट हैव सफिशिएंट क्रेडिट, है ना। हो सकता है कि आपने गुड्स, अगेन वही सेम कंट्रोल है कि एक तो क्रेडिट लिमिट अप्रूव नहीं है और उनको फिर सामान भी चला गया हो, तो आपने वेरीफाई करना है कि ऐसा ना हो। और देखो सबसे बड़ा रिस्क इनवॉइसिंग के अंदर सबसे बड़ा रिस्क है कि आपने इनवॉइस को या जीडीएन जब हो गई तो आपने इसको सिस्टम में रिकॉर्ड ही ना किया हो। आपके सिस्टम में सेल आ रही हैं 1000 रुपये की, आपने एक्चुअली कस्टमर को चीज़ें भेज दी हैं 1500 की, पता चला कि 500 की तो इनवॉइस ही बनी थी लेकिन आपका रिकॉर्ड करना ही भूल गया बंदा। तो क्या कह सकते हो? इनवॉइस जीडीएन को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो फिर आप अच्छा प्रोसीजर ये है, अच्छा कंट्रोल ये है कि सारी की सारी इनवॉइसेस को रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन रिस्क क्या है कि ऐसा ना हो रहा हो। आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या परफॉर्म करना है? आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये परफॉर्म करोगे कि जाके सिस्टम में देखोगे सैंपल के ऊपर कि सारी की सारी इनवॉइसेस रिकॉर्ड हो रही हैं कि नहीं हो रही, या आप सेल का टोटल लेजर ले लोगे और उसमें देखोगे कि सारी इनवॉइसेस सीक्वेंशली नंबर्ड आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो इसका मतलब सारी रिकॉर्ड है, कोई मिस नहीं है बीच में से, ऐसे ही है, कंप्लीटनेस चेक हो जाएगी। और ये भी तो हो सकता है कि आपने एक कस्टमर को इनवॉइस सेल की हो, नाम गलत लिखा हो और चार्ज किसी और को कर दी हो। देखो पॉसिबिलिटीज़ है निकालनी। एक इन कस्टमर के नाम की इनवॉइस बनाई, एक ही रिकॉर्डिंग आपने जाके वो सब्सिडरी लेजर पड़ा कंट्रोल अकाउंट कस्टमर्स का, आपने जाके एक सब्सिडरी लेजर को हिट करने के बजाय बी को क्रेडिट कर दिया। तो फिर क्या होगा? बी को हिट करने के बाद आप क्या करोगे? आप चेक करोगे कि इस तरह के चेक्स हैं हमारे पास कि सारी की सारी सेल सही वाले कस्टमर्स को रिकॉर्ड हो रही हैं। उसके लिए क्या करोगे? सेल लेजर लोगे, सीक्वेंशली नंबर सेल इनवॉइसेस निकालोगे, सैंपल बेस पे चेक कर लोगे कि सही से रिसीवेबल अकाउंट में जा रही हैं कि नहीं जा रही। सेल का सिस्टम हो गया। अब सेल के प्रोसीजर बताते हैं आपको क्या है। ये हो गए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और कंट्रोल
कंपनी में होने का चाहिए। अब सेल के फटाफट से सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी बहुत आसान है इसके, अगर हमें सिस्टम पता है ना तो बहुत आसान है। कैसे परफॉर्म करने हैं सेल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर? सेल का सब्सटेंटिव प्रोसीजर सबसे आसान है। आपको असर्शंस पता होनी चाहिए सबसे पहले। असर्शंस क्या थी? PACC पैक के नाम से याद रखें, उसको डबल सी से याद रख लें, पैक के नाम को, और OC आगे लगा दें। तो ये प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, ऑकरेंस और कट ऑफ, ऐसी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे हम ऑकरेंस को कैसे वेरीफाई करें। जब भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई करने हैं ना, तो हमेशा आपके माइंड में असर्शंस होनी चाहिए। ये ट्रांजैक्शन अक्कर हुई है कि नहीं हुई, इसको कैसे चेक करेंगे? इसके लिए वो कहता है कि आप एक कंपनी से लें सेल्स लेजर, ठीक है, उसमें से लें सैंपल, और उस सैंपल को जो आपने निकाला है उसके अगेंस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें, सेल इनवॉइस और GDN और आउटवर्ड गेट पास, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन ऑकर हुई है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से लेके आखिर रिकॉर्डिंग तक सिस्टम में जनरल एंट्री करने तक सारी चीज़ चेक करें। फॉर एग्जांपल 100 सेल की ट्रांजैक्शन है, 10 का फॉर एग्जांपल सैंपल निकालो, उसके लिए सारी चीज़ें चेक करनी है, तो अकरेंस की असर्शन वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप कंप्लीटनेस कैसे चेक करेंगे? कंप्लीटनेस चेक करने का भी यही तरीका है। आप जब ये काम कर रहे होंगे तो क्या होगा, इससे ये असर्शन भी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है, कि आपने कोई सैंपल किया, लिया, उसकी सारी की सारी ये चीज़ें चेक कर ली, पता चला कि जनाब हाँ जी एक तो सिक्वेंशली नंबर्ड है, सारी की सारे सेल लेजर जो है 1 से लेके 100 तक सेल इनवॉइस आ रही, बीच में से कोई सीरियल नंबर भी मिस नहीं है, तो पता चल जाएगा कंप्लीटनेस है, ठीक है, सारी की सारी इनवॉइसेस रिकॉर्ड है। और ये चीज़ें साथ चेक कर ली तो ऑकर भी हुई हैं। एक्यूरेसी कैसे चेक करें? अब सेल में कौन सी अमाउंट्स रिकैलकुलेट करेंगे आप? आपने क्या करना है, सैंपल लेना है, अगेन वही वाला सैंपल जो आपने लिया हुआ है, फिर क्या करेंगे उसको आप GDN जो है ना, GDN और आउटवर्ड गेट पास, ठीक है, उस पर सिर्फ क्वांटिटी आ रही होती है, उस पर अमाउंट नहीं आ रही होती। इसके ऊपर आउटवर्ड गेट पास को सिर्फ क्वांटिटी आ रही होती है, इतना सामान बाहर चला गया। आप कंपनी से लें उसकी अप्रूव्ड रेट लिस्ट। आप जब किसी को सामान बेचते हैं, हम कंपनी से पूछेंगे तो आपने हर कस्टमर के लिए रेट तो डिसाइड किया होगा कि इसको इतने का बेचना है, इतने का बेचना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें कि जो आपने सैंपल निकाला है 10 का, इसको क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके देखें कि हर सेल इनवॉइस की अमाउंट वही आ रही है, तो आपकी रिकैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी, एक्यूरेसी चेक हो जाएगी, ठीक है। और क्लासिफिकेशन, हाँ, आप क्लासिफिकेशन चेक करोगे कैसे? वही सैंपल ऑफ इनवॉइसेस निकाल लोगे और देखोगे कि वो रेवेन्यू अकाउंट्स में चार्ज हुई हुई है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अदर इनकम क्रेडिट करके रिसीवेबल डेबिट कर लिया है। वो सारी की सारी सैंपल सेल इनवॉइसों को देखो कि सेल लेजर में आ रही। फिर कट ऑफ कैसे चेक करोगे? कट ऑफ का मैंने आपको तरीका बताया था, क्या? ईयर बिफोर ईयर एंड की 5 इनवॉइसेस और आफ्टर ईयर एंड की 5 इनवॉइसेस, बिफोर ईयर एंड और आफ्टर ईयर एंड की 5 इनवॉइसेस। आपको पता चल जाएगा क्या कि सही डेट पे रिकॉर्ड हुई हुई हैं कि नहीं रिकॉर्ड हुई हुई। 5 इनवॉइसें बिफोर ईयर एंड वाली पिछले साल में ही रिकॉर्डेड है और आफ्टर ईयर एंड वाली अगले साल में ही रिकॉर्डेड है, तो आपका सेल का सब्सटेंटिव प्रोसीजर वेरीफाई हो गए। अब ये बात बुक में नहीं लिखी, लेकिन एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए हम आपको बताते हैं कि सेल के कुछ और भी प्रोसीजर्स होते हैं छोटे छोटे से। कैसे? हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करते होते हैं सेल के ऊपर थोड़े से। क्या? मंथ वाइज
सेल दिखा दी कि कितनी है, ठीक है, और प्रोडक्ट वाइज सेल्स दिखा दी कितनी है, इस साल कितनी है और पिछले साल कितनी थी, किस किस प्रोडक्ट की सेल इस साल बढ़ी है और पिछले साल कितनी थी और इस साल उसमें इंक्रीज क्या आया है, उसकी रीज़न बता देते होते हैं हम, रीजंस के साथ उसको बताते हैं, रीजंस के साथ उसको बताते हैं कि भाई फ़लाँ मंथ में सेल ज़्यादा थी, फ़लाँ मंथ में सेल कम है, तो ये वजूहात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कपड़ा जो है विंटर वेयर, मैं क्लॉथ्स बनाता हूँ, तो वो जून जुलाई में इसलिए नहीं बिका क्योंकि समर था, ठीक है, तो ये आप बातें बता सकते हो, उससे पता चलना शुरू हो जाता है कि आपकी सेल की वजूहात क्या, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की। तो ये आपके प्रोसीजर है जो आप ऐड कर सकते हो। और सेल में क्या कर सकते हैं, मंथ वाइज, प्रोडक्ट वाइज, और ये दो चीज़ें याद रख लें तो ये आप एग्जामिनर को बता दें, ही विल बी हैप्पी। परचेज़ का, अब परचेज़ का प्रोसीजर भी तो सेम ही है, चलो जल्दी से उसको हम रिवाइज करते हैं कि परचेज़ का प्रोसीजर क्या है। तो परचेज़ का भी देखिए, हमने सेल का टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़े और सेल के ही सब्सटैंटिव प्रोसीजर साथ पढ़ लिया और हमें पता चल गया कि चीज़ कंट्रोल में है। अब परचेज़ के कंट्रोल्स क्या हैं, कंट्रोल्स नहीं, पहले हम सिस्टम समझते हैं परचेज़ होती कैसे है, फिर हम देखेंगे कि कंट्रोल्स क्या हैं, कंपनी में कंट्रोल्स होने क्या चाहिए या रिस्क क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या परफॉर्म करने चाहिए। तो परचेजेस के ऊपर अगर हम आ जाएं तो परचेजेस के ऊपर क्या साइकिल है जी, परचेज जब करते हैं ना तो हम एक परचेज ऑर्डर बना रहे होते हैं, ठीक है। जब भी हमने कोई चीज़ परचेज करनी होती है हम सबसे पहले वेंडर या सप्लायर आइडेंटिफाई करते हैं कि जनाब हमें किस बंदे से रॉ मटेरियल चाहिए, और देखते हैं हमारी क्रेडिट लिमिट है कि जनाब हमने उससे ऑलरेडी सामान उधार पे तो नहीं लिया हुआ, और फिर उसके बाद हम एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। मज़ीद याद रखना है तो एक और तरीका भी है, सेल और परचेज़ को इकट्ठा याद कर लो। वहाँ पे क्या बनता है, सेल ऑर्डर, यहाँ पे बनता है परचेज़ ऑर्डर, वहाँ पे कस्टमर होता है, यहाँ पे सप्लायर है, हाँ। उसके परचेज़ ऑर्डर के बाद फिर आप यहाँ पे एक इससे भी पहले एक प्रोसीजर ऐड कर सकते हो, वो ये कि आप रेट लिस्ट देखते हो, अपनी कोटेशन सेंड करते हो कि हमें सामान चाहिए, कौन कौन उम्मीदवार है, हमें ज़रा आप कोटेशन तो दे। फिर उसके बाद एक कंपैरेटिव क्या बनाते हो, स्टेटमेंट। ये क्या होती है कि भाई 10 वेंडर्स ने बताया कि हम आपको सामान 100 यूनिट्स आपने हमसे ख़रीदने हैं, हम तो आपको 20 रुपये का देंगे। दूसरा वेंडर कहता है नहीं हम आपको 19 का देंगे, तीसरा कहता है हम 23 का देंगे, तो आप किससे ख़रीदेंगे, 19 वाले से ख़रीदेंगे, लेकिन तीनों वेंडर की एक समरी बना के इसमें दिखा देंगे, ठीक है। और फिर आप परचेज ऑर्डर फाइनली क्रिएट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर के बाद सामान चूँकि ऑर्डर हो गया, फिर आपके पास क्या आएगा, उस जिस बंदे से आपने परचेज किया उसका गुड्स रिसीव नोट इनवर्ड गेट पास आएगा, उस बंदे की एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी कि जनाब ये कोई जो उधर आपने भेजी थी, रवाना की थी, ये समझो हम आज रिसीव कर रहे हैं। जिस बंदे ने सेल किया हम उससे परचेज़ कर रहे थे, तो उससे एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी हम मांगेंगे। फिर जब क्लियर हो जाएगा सामान तो एक गुड्स रिसीट नोट बना लेंगे, इसको GRN कहते हैं। फिर हम सिस्टम में एंट्री करेंगे, कौन सी, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। फिर आपको इनवॉइस आ जाएगी उस बंदे की तरफ से, उसको कहते हैं सेल्स टैक्स इनवॉइस। सेम प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उसके बाद बताएं कि अब इसमें कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं कंपनी में, कंपनी में कंट्रोल्स क्या क्या होने चाहिए परचेज से रिलेटेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बने चाहिए। अगेन वही बातें हैं। आपने हो सकता है अप्रूव्ड
सप्लायर से सामान ना ख़रीदा हो, अच्छा कंट्रोल ये आपको ख़रीदना चाहिए। रिस्क ये आपने अप्रूव्ड सप्लायर से ना ख़रीदा हो। फिर और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ ना हो, किस चीज़ में? जो ऑर्डर परचेज ऑर्डर बना रहा है, जो आईजी इनवर्ट गेट पास रिसीव कर रहा है, और जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिसीव करने के बाद जीआरएन बना रहा है, ये सारे काम एक ही बंदे कर रहे हैं, तो मसला हो जाएगा। फिर और क्या मसला है? सीक्वेंशली नंबर ना हो, वही बातें हैं जो उसमें गिवन है। आपने बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम चेंज कर देना है कि सीक्वेंशली नंबर ना हो, परचेज ऑर्डर, आईजीपी, इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो सीक्वेंशली नंबर नहीं होती, जीआरएन सीक्वेंशली नंबर ना हो, और इनवॉइस सीक्वेंशली नंबर ना हो। फिर मैच ना हो आपस में ये 3 डॉक्यूमेंट्स या 4 डॉक्यूमेंट्स। फिर क्या करेंगे आप? ऑर्डर आपने कभी ये देखा है कि परचेज ऑर्डर अगर किसी ख़ास अमाउंट से ज़्यादा का है तो उसको किसी सीनियर बंदे ने अप्रूव भी किया हो? ये 5 बातें रिस्क हैं, हो सकते हैं। आप क्या करेंगे? हम चेक करेंगे किसी डॉक्यूमेंट से, अपने किस डॉक्यूमेंट से चेक करेंगे? अप्रूव सप्लायर से ख़रीदा कि नहीं ख़रीदा, हम वो अप्रूव सप्लायर की लिस्ट लेंगे, वहाँ से चेक करेंगे कि इन्होंने अप्रूव सप्लायर से ख़रीदा कि नहीं ख़रीदा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ के लिए हम सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि सब काम डिफरेंट बंदे परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सीक्वेंशली नंबर्ड के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, सारे नहीं, सैंपल लेके कि एक सैंपल के सारे डॉक्यूमेंट, एक सेल इनवॉइस से नीचे जितने भी ये डॉक्यूमेंट लगे हैं सारे चेक करेंगे कि सारे सीक्वेंशली नंबर्ड हैं कि नहीं है। मैच करेंगे आपस में, इनकी क्वांटिटीज़ वगैरह मैच हैं कि नहीं है। और परचेज ऑर्डर सीनियर मैनेजमेंट ने अप्रूव किया है कि नहीं किया। कोई एक परचेज ऑर्डर जो बड़ी अमाउंट का है उसको देख लेंगे कि जनाब, पहले तो हम कहेंगे लिमिट्स क्या हैं। 1000 रुपये का ऑर्डर है तो क्या तब भी आप कर सकते हैं? 5 बिलियन का ऑर्डर है तब भी आप कर सकते हैं। अगर 5 बिलियन के ऑर्डर के लिए फलां बंदे की अप्रूवल चाहिए तो आज हम देखते हैं कि ये अप्रूवल दी है उसने कि नहीं दी। तो ये परचेज़ का सिस्टम हो गया। अब परचेज़ के सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ते हैं। ये 5, 6, 7 कंट्रोल्स और 5, 6, 7 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और परचेज़ का ये सिस्टम, इतना बात आपको अच्छी तरह याद हो तो आप आराम से गलतियां निकाल के कोई क्वेश्चन आ जाए तो परफॉर्म कर सकते हैं। अब परचेजेस का भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही है तकरीबन। कौन कौन सी असर्शन? अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और कट ऑफ। तो अकरेंस के लिए क्या करेंगे? अगेन परचेज इनवॉइसेस का देखो, सेल में हमने पढ़ लिया है, सेम बातें रिपीट करता हूँ। परचेज इनवॉइसेस अगर 100 हैं तो आप एक सैंपल निकाल लें, और परचेज इनवॉइसेस के सैंपल लेने के बाद कंपनी का परचेज लेजर भी ले लें जिसमें टोटल परचेज आ रही है इनवॉइस वाइज, उसको देख लें सीक्वेंशली नंबर्ड है कि नहीं। अगर सीक्वेंशली नंबर्ड है उसका टोटल और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच है तो सारी की सारी इनवॉइसेस सीक्वेंशली नंबर्ड है, तो मतलब सारी की सारी रिकॉर्डेड है, कंप्लीटनेस चेक हो गई। ऑकरेंस के लिए क्या करें? कोई सैंपल उठा लें, उस सैंपल के अगेंस्ट, उस सैंपल पे फॉर एग्जांपल आपने 2 इनवॉइस सैंपल निकाले, देखें कि परचेज इनवॉइस के नीचे परचेज ऑर्डर भी लगा हुआ है, इनवर्ट गेट पास भी लगा हुआ है, और जीआरएन भी लगी हुई है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी लगी हुई है, इनवॉइस भी लगी हुई है। ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ भी आपस में मैच्ड हैं, और सबके ऊपर वेंडर का नाम भी सेम है, और ये आपके नाम की ही इनवॉइसेस हैं, आपको ही दी है उसने, तो अकरेंस के परचेज हुई है, ये भी पता चल जाएगा आपको। फिर एक्यूरेसी, अगेन वही बात, क्वांटिटी और अप्रूव्ड सप्लायर ने जो अप्रूव्ड रेट्स दिए हैं आपस में मल्टीप्लाई करके उस सैंपल ऑफ इनवॉइसेस की अमाउंट से चेक कर लें कि ये चीज़ एक्यूरेट है कि नहीं, रिकैलकुलेट करना कहते हैं इसको। तो अमाउंट उसकी और आपके सैंपल पे जो सेल इनवॉइसों की अमाउंट आ रही है वो मैच है कि नहीं मैच। क्लासिफिकेशन, आपने क्या परचेजेस को कहीं अदर एक्सपेंसेस में तो नहीं रिकॉर्ड कर लिया। और आप ये भी चेक करेंगे कि लेजर के अंदर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो तो सारी की सारी
परचेजेस डेबिट हो रही होनी चाहिए, ऐसी है, और रिटर्न्स क्रेडिट हो रहे होने चाहिए। परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेएबल क्या होता है, क्रेडिट, और रिटर्न अकाउंट पेएबल डेबिट और रिटर्न क्रेडिट। तो अगर लेजर के अंदर ज़्यादा डेबिट्स आ रहे हैं, बल्कि सारे ही डेबिट्स आ रहे हैं और कोई एक दो क्रेडिट्स हैं, तो मतलब परचेज का लेजर ठीक है, क्योंकि परचेजेस डेबिट ही हुई हैं उस लेजर के अंदर, टी अकाउंट के अंदर। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट साइड पे आ रही हों परचेज के लेजर के अंदर, तो आपको क्या होना चाहिए, अलार्म हो जाना चाहिए कि जनाब इतनी तो परचेज नहीं है जितनी क्रेडिट के ऊपर आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हुई हैं, तो मतलब रिटर्न बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई गलती है। तो हो सकता है कि आपने सेल की ट्रांजैक्शनों को सेल लेजर में क्रेडिट करने की बजाय यहाँ पे क्रेडिट कर दिया हो, तो क्लासिफिकेशन गलत हो सकती है, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह सेल लेजर की क्रेडिट साइड पे सेल की ट्रांजैक्शन आ रही होती है ना, टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, तो हो सकता है कि क्रेडिट साइड पे कम और डेबिट पे ज़्यादा आ रही हो, तो आप गलती चेक कर लोगे सैंपल उठा के कि यार ये डेबिट्स किस चीज़ के हैं, परचेजेस में ये क्रेडिट्स किस चीज़ के हैं। आप उनको वेरीफाई करोगे, आपको पता चल जाएगा कि जनाब ये सही रिकॉर्ड हुई हैं कि नहीं हुई। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन के बाद कट ऑफ, कट ऑफ भी अगेन कैसे चेक करते हैं, कट ऑफ भी आप उसी तरह ही चेक करते हैं जनाब। ईयर एंड के ऊपर 5 बिफोर ईयर एंड की परचेज इनवाइसेस और 5 आफ्टर ईयर एंड की परचेज इनवाइसेस, ताकि आपको पता चले सही पीरियड के अंदर रिकॉर्ड हुई हैं कि नहीं हुई। तो आपका मेजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्लियर हो जाते हैं। आपको बड़ी हेल्प देंगे ये अगर आप इसको दोनों को साथ मिला के चलेंगे। पेरोल, पेरोल भी एक बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ पेरोल के बारे में बातें जो भी हैं, छोटी सी बातें हैं। पेरोल का प्रोसीजर क्या होता है, पेरोल का प्रोसीजर ये होता है, वैसे पढ़ने में बड़ा बोरिंग लगते हैं ये ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आप लेके बैठते हो परचेज का टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला प्रोसीजर, आप रिवाइज कर रहे हो, आ कहते हो यार इतने सारे कंट्रोल्स हैं मैं याद कैसे करूं। आप जब इन दोनों को मिला कर पढ़ोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा कि यार अच्छा परचेज ऐसे घूमती है, ऐसे चेक होती है, ऐसे हम इसको ऑडिट करते हैं। तो इसी तरह ही पेरोल का पहले सिस्टम समझ लेते हैं। पेरोल कैसा होता है, पेरोल बताएं, पेरोल का मतलब क्या है, सैलरीज। सैलरीज आपका प्रोसीजर क्या, आप कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस बारे में वो कहता है कि सबसे पहले आपका एक क्या होता है, आपका एक बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जिससे लोग अपनी अटेंडेंस लगा सकें, ऐसी है ना। उसके ऊपर नंबर ऑफ डेज आ रहे होने चाहिए, है ना, एम्प्लॉयज़ के नाम आ रहे हैं और नंबर ऑफ डेज आ रहे हों, जो प्रेजेंट है हमें पता चल जाए, और हमें पता हो कि हर एम्प्लॉय का रेट क्या है, किसको कितना पे करना है, ठीक है। और जब वो अटेंडेंस लगाए तो उसकी अटेंडेंस लग जाए और उसकी सैलरी का नंबर ऑफ डेज, अगर एक दिन की इतनी सैलरी है तो सैलरी कैलकुलेट होने लग जाए खुद ब खुद, ठीक है। ये अच्छा कंट्रोल है। और क्या हो, आपके क्या हो, एब्सेंट के डेज भी कैलकुलेट करने के काबिल हो वो सिस्टम, ठीक है। आपकी टाइम इन एंड टाइम आउट कैलकुलेट करने के भी काबिल हो, ताकि अगर कोई हाफ लीव लेके चला गया है तो पता चल जाए कि अगर इसने 4 घंटे काम किया है तो इसकी 4 घंटे की सैलरी कैलकुलेट होनी है, सिस्टम खुद ही कैलकुलेट कर ले। फिर आपके पास सिस्टम एक समरी रिपोर्ट निकालने के काबिल हो, जिसमें हर एम्प्लॉय के कितने नंबर ऑफ डेज वर्क एंड कितने एब्सेंट हैं वो आ रहे हों, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करके एक सैलरी शीट बना सको, ऐसे ही है ना। उसमें हमें मंथ एंड पे पता चल जाए किस बंदे के कितनी सैलरी देनी है, ठीक है। और क्या करें, फिर जब आपको सैलरी शीट आपके पास आ जाए तो फिर आप क्या करें, फिर आप उस सैलरी शीट को अप्रूव कराएं। किससे, बेहतर तरीका ये है कि अकाउंट्स का बंदा उसको प्रिपेयर करे, सीएफओ और सीईओ तक, या सीईओ जो है एक छोटी कंपनी में उसको अप्रूव करे ईमेल पे,
फिर क्या हो, फिर आप उसकी एक्रूअल डालें। एक्रूअल क्या होती है कि मतलब अभी तो 30 तारीख है ना, आपने तो सैलरी पे करनी होती है 2, 3, 4 को, तो 30 तारीख के ऊपर क्या करना है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेएबल क्रेडिट। फिर आप यकम 2, 3 तारीख को क्या करें, सैलरी को पेमेंट करें, और जब पेमेंट करें तो क्या बनाएं, वाउचर बनाएं पेमेंट, ठीक है। और बैंक से जब ट्रांसफ़र करें तो रेलिवेंट बंदों को अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करें, है ना, ऐसे ही है ना। आप ऐसे ही करोगे, बैंकों में आप उनके अकाउंट नंबर ले लोगे, उनमें ट्रांसफ़र कर दोगे, और उसको ट्रांसफ़र को भी कोई अप्रूव करे, ठीक है ना। खुद ही ना ट्रांसफ़र कर दे कोई बंदा अकाउंट नंबर लेके, हो सकता है वो गलती कर दे, तो उसको चेक करने वाला भी कोई हो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो। फिर पेरोल का प्रोसेस समझ आ गया। अब पेरोल में क्या कंट्रोल के एरर हो सकते हैं, या क्या अच्छे कंट्रोल्स होने चाहिए आपको सैलरियां पे करते हुए। अच्छे कंट्रोल्स आपके क्या होने चाहिए वो भी हम देखते हैं। अच्छे कंट्रोल ये होने चाहिए, जब भी हम पेरोल का ऑडिट करते हैं या जब भी पेरोल का कंट्रोल चेक कर रहे हैं, तो अच्छे कंट्रोल ये होते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए सबसे पहले। किसमें, हाँ जी, एचआर और पेरोल फंक्शन में। एचआर वाले आपको रिपोर्ट निकाल के दें कि ये अटेंडेंस समरी है, और अकाउंट्स वाले उसको प्रिपेयर करें, सीएफओ उसको अप्रूव करे, ऐसे ही है ना। और हमें ये पता हो कि जब किसी को हायर करना है कंपनी में, और जब किसी को फायर करना है, या जब किसी ने लीव करना है, तो इसका बाकायदा प्रोसीजर हो। ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि जब हायर करना है तो किस तरह, कौन बंदा उसको अप्रूव करेगा। हो सकता है कि उस पर कोई अप्रूव ही ना कर रहा हो। बंदा आया था 2015 में, आज भी उसके नाम हमारे सिस्टम में ही है, कौन चेक करेगा, हम चेक करेंगे। और इसका बाकायदा जब कोई हायर किया जाए तो बाकायदा आपको डेफिनेटली क्या होता है, सिस्टम ये होता है कि आप ना उस बंदे को ऑफर लेटर भेजते हो, ठीक है, उसका इंटरव्यू लेते हो, इंटरव्यू के बाद आप उसको बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हो। जब ये काम हो जाता है ना, ऑफर लेटर वो एक्सेप्ट करे, तो उसको सिस्टम में उसका नाम एक बंदा एंटर करे, ठीक है, वो अकाउंट ऑफिसर हो, जो भी हो, या एचआर वाला बंदा हो, ठीक है। ये प्रॉपर कंट्रोल होता है कि आप उसको अच्छे तरीके, और जब लीव कर रहा हो तो एचआर वाला बंदा भी देख रहा हो उसको अकाउंट ऑफिसर भी साइन करे, उसकी आखिरी सैलरी देने के लिए सीएफओ या जो भी बंदा है हेड आपका अकाउंट्स का, वो उसको देख रहा हो कि भाई ये बंदा तो चला गया। फिर जब वो चला गया तो उसका सिस्टम से नाम भी कोई बंदा खारिज करे, है ना, बायोमेट्रिक मशीन से भी उसका नाम डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये बातें हैं जी जो अच्छे कंट्रोल्स हैं, और ये ना हो तो रिस्क पैदा हो जाते हैं। अब हम इसके क्या पढ़ते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होंगे, वो भी बड़े सिंपल हैं यार, बहुत सिंपल। पेरोल एक सिंपल चीज़ है, इसके प्रोसीजर सिंपल इस तरह होंगे। हाँ, आप पे रेट्स वेरीफाई करोगे कि जो मशीन में उसने डाले हुए हैं, 2-3 फाइलें चेक करते हैं, पर्सनल फाइल्स कहते हैं उसको, जॉब फाइल्स हैं उनकी, कि पे रेट सेम है, सही मशीन में एंटर हुए हैं, सही कैलकुलेट हो रहे हैं, और टाइम इन और टाइम आउट या अटेंडेंस जो है वो ठीक चेक हो रही है, ठीक है। ये किस तरह चेक करोगे, एक सैंपल उठाओगे 3 एम्प्लॉयज़ का, कि मुझे बताओ इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे इनकी पे के रेट्स कैलकुलेट करते हो, कैसे टाइम इन होता है इनका, कैसे अटेंडेंस लगती है इनकी, और कैसे मल्टीप्लाई होके इनकी सैलरी कैलकुलेट होती है। तो हमें कौन सी असर्शन वेरीफाई हो जाएगी, अकरेंस, कि वाकई सैलरी पे होती है इन बंदों को। और आपने कंप्लीटनेस चेक करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। आपने देखना है कि जनाब
फ़लाँ मंथ के अंदर एक मंथ में 200 रुपये की सैलरी पे हुई है, 100 रुपये की पिछले महीने में सैलरी पे हुई थी, ये अप्रैल में पे हुई है, ये मई में पे हुई है, हम कहेंगे इतना इंक्रीज़ क्यों आया? वो कहेंगे जनाब 100 रुपये की सैलरी इसलिए इंक्रीज़ हुई है कि एक बंदे ने ज्वाइन किया है हमें और उसकी एक मंथ की सैलरी 100 रुपये है, तो हम कहेंगे ठीक है पिछले महीने से 100 का इंक्रीज़ आया और उसकी वजह हमें मालूम है, तो इसको एनालिटिकल प्रोसीजर कहते हैं। हम कहेंगे जनाब 100 रुपये की सैलरी 50 की क्यों रहेगी? वो कहेंगे कि जनाब ये तो एक बंदा छोड़ गया था, उसकी सैलरी अब हम पे नहीं कर रहे, तो इसलिए 50 का सैलरी एक्सपेंस बुक कर रहे हैं। तो हमें रीज़न पता चल जाएगी डिफरेंस की कि ये डिफरेंस क्यों है, और हमें रीज़न पता चल गई कि एक बंदा छोड़ गया, तो तब भी हम कहेंगे कि पेरोल ठीक रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, बातें पूछ के भी पता चल जाएगा। और हम एक्रूवल चेक करेंगे कि सही डला हुआ है सैलरीज़ का, और क्लासिफिकेशन चेक करने के लिए सैलरी शीट जो है उसको जनरल लेजर से वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, कि सही जगह के ऊपर ये सैलरी एक्सपेंस वाले टी अकाउंट में गिरी हुई है कि नहीं गिरी हुई। और कट ऑफ कैसे चेक करेंगे? एक सैंपल लेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का 2 3 4 का, और पीरियड शुरू स्टार्ट से और पीरियड एंड से देखेंगे कि पेरोल ट्रांजैक्शंस जिस महीने की सैलरी थी उसी महीने में रिकॉर्ड हुई है और अगले महीने की सैलरी उसी अगले महीने में रिकॉर्ड हुई है। ठीक है जी, तो ये आपके प्रोसीजर्स हैं पेरोल के। तो इस तरह ये आपकी इनकम स्टेटमेंट तकरीबन कवर कर दी मैंने। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अब अगर आ जाए हम ट्रेड पेएबल्स के ऊपर 2 मिनट में और ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर, तो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर बड़े सिंपल हैं। जिस तरह सेल और परचेज का बड़ा सिंपल है, इस तरह ट्रेड पेएबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स का बड़ा सिंपल है। याद रखना, देखो कितना आसान है। आपने क्या करना है, दोनों में कंफर्मेशन तो भेजनी है। कंफर्मेशन भेजनी है किसको? टू सैंपल ऑफ डेटर्स, यहाँ पे क्या आएगा? सैंपल ऑफ क्रेडिटर्स। चलो यहाँ पे क्रेडिटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं डेटर्स। इनको आपने कंफर्मेशन तो भेजनी है। कहाँ से? फ्रॉम क्रेडिटर लिस्ट। वहाँ से आपने एक क्रेडिटर लिस्ट आपको दी होगी उसने कि ये बैलेंस आ रहे हैं, उसमें से सैंपल निकाल के कंफर्मेशन डिस्पैच कर देनी है। और यहाँ पे फ्रॉम डेटर्स लिस्ट, है ना, ऐसी है ना, डेटर्स की लिस्ट है। दूसरा प्रोसीजर भी बड़ा सेम है। फिर आप क्या करेंगे? सैंपल ऑफ क्रेडिटर बैलेंस, क्रेडिटर्स का सैंपल उठाएंगे और उसको क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे क्रेडिटर लेजर में कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और यहाँ पे सैंपल ऑफ डेटर, उसको डेटर लेजर में फाइंड आउट करेंगे। और फिर क्या करेंगे? यहाँ पे एजिंग एनालिसिस देखेंगे, यहाँ भी एजिंग एनालिसिस देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। क्यों? यहाँ पे देखेंगे डेटर्स की लिस्ट देखे कि कौन से डेटर्स ओल्ड हैं और उस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है कि नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे एजिंग ऑफ डेटर्स कि जनाब कौन कौन से डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, बड़ी देर से। तो फिर हम उनको क्या करेंगे? उनको या तो राइट ऑफ कर देंगे अगर उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है, अगर नहीं किया तो फिर हम क्या करेंगे? कंपनी के इलम में लेके आएंगे कि इनको आप पे करें, ये बड़ी देर से आपने पे नहीं किए हुए। फिर और हम दोनों केसेस में लिस्ट ऑफ डेटर्स, ये डेटर्स, ये यहाँ पे क्रेडिटर्स की लिस्ट को और यहाँ पे डेटर्स की लिस्ट को किससे कंपेयर करेंगे? आप किससे कंपेयर करेंगे? नहीं,
डेटर्स की और क्रेडिटर्स की लिस्ट को किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयर करेंगे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और लिस्ट ऑफ डेटर्स को। किससे भला बताओ? प्रीवियस ईयर पे जो आपने लिस्ट ली थी ना, प्रीवियस ईयर ऑडिट लिस्ट से। क्यों भला? कि कोई नए डेटर तो ऐड नहीं हुए, या कोई हैं तो उनका स्टेटस क्या है। और लास्ट पे प्रोसीजर बड़ा सिंपल, देखो इस तरह करके मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, लिखे हुए प्रोसीजर बुक के अंदर, दोनों को कंपेयर करके याद कर लो। यहाँ पे डेटर का जो सैंपल आपने निकाला है, ठीक है, उसका बैलेंस किससे चेक कर लें? सॉरी, यहाँ पे क्रेडिटर लिखना था हमने। क्रेडिटर का जो आपने बैलेंस निकाला है, उसको सप्लायर ने भी तो एक स्टेटमेंट भेजी होगी आपको, कि नहीं भेजी? सप्लायर जब आप उसको कहते हो ना मेरा ये बैलेंस है, तो सप्लायर ने भी एक लेजर मेंटेन किया होता है, स्टेटमेंट। उसके साथ कंपेयर कर लें कि आपका और उसका बैलेंस सेम है। इसी तरह डेटर के बैलेंस को डेटर के बैलेंस की स्टेटमेंट से चेक कर लें जो डेटर ने प्रोवाइड किया है, कि दोनों के बैलेंस सेम है कि नहीं। तो इस तरह करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो होपफुली आप जो हैं ट्रेड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव प्रोसीजर को इस तरह कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और सिचुएशंस के अंदर भी आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह अप्लाई करने हैं। क्योंकि कुछ प्रोसीजर तो पेट हैं, ये तो करने ही करने हैं। आपको हो सकता है वो कहे कि यार फलां डेटर है क्वेश्चन के अंदर ही कि जनाब वो हमें रिकवर नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करें? तो आप हमें बताएं कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा। तो कुछ प्रोसीजर तो सेम है जो आपको अप्लाई करने ही करने हैं। तो अगर आपने उनको क्रैम किया होगा इस तरह कंपेयर करके, तो आपको आसानी होगी। सही है जी। तो हम कल जो है वो क्या करेंगे जी, 2 पास पेपर हैं, उनको हम गो थ्रू करेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम क्लास ख़त्म करेंगे। कल करेंगे 1 पास पेपर और 1 परसों करेंगे, और इंशाल्लाह हमारा होपफुली अच्छी डायरेक्शन आप लोगों को मिल गई है और आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।